अच्छा बेटे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने ये पाथवे पढ़ना था कि हमारे पास 7 अप पाथवे है जो कि स्पर्म्स का पाथवे है। स्पर्म जो है किस तरह बॉडी में जो ट्यूब्यूल सिस्टम से होता हुआ एक पार्ट से दूसरे पार्ट में शिफ्ट होता है। सो हम पढ़ रहे थे कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जो मेन ट्यूब्यूल्स हैं जहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, कल यहीं पे हमने इसको खत्म किया था क्योंकि इसमें टाइम खत्म हो गया था। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की जो एपिथेलियम है वो एक्चुअली साइट ऑफ प्रोडक्शन है। यहाँ पर प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स मौजूद होते हैं और यहाँ से सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से जो है बेसिकली वेस्ट डिफरेंस की तरफ जाते हैं। अब मैंने यहाँ पर ई लिखा हुआ है तो इसको हम नाम क्या देते हैं, ये हमारे मेरे पास ई क्यों है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल और वेसा डिफरेंसेस के दरमियान एक ट्यूब होती है, इसको हम एफरेंशिया बोलती है। वेसा एफरेंशिया, वेसा एफरेंशिया। इस वेसा एफरेंशिया का दूसरा नाम होता है, ये भी डक सिस्टम का पार्ट है लेकिन ये सेवन अपने ई के नाम से यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इसे हम इससे आगे जो आपके पास बस दूसरा नाम रहने दे क्योंकि आपकी किसी बुक में नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। वेसा एफरेंशिया से आगे की तरफ आएंगे तो हमारे पास एपिडाइडमस मौजूद होते हैं। एपिडाइडमस, ये एपिडाइडमस जो है ये बेसिकली हाईली कॉन्वोल्यूटेड एरिया ट्यूब्यूल्स का है। एपिडाइडमस के बाद इसके बाद हमारे पास वेसा एफरेंशिया आती है या वास डिफरेंशिया आती है। और इसके बाद हमारे पास एजैकुलेटरी डक्ट आती हैं और एजैकुलेटरी डक्ट के बाद हमारे पास यूरेथ्रा आएगा और यूरेथ्रा के बाद है पीनस। अब यहां पर भी सर आपने वैसा एफरेंशिया लिख दिया और यहां पर वैसा डिफरेंशिया लिख दिया। एक्चुअली ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है इस एपिडर्मिस के थ्रू अटैच होती है विद दिस स्मॉलर ट्यूब्यूल्स। वैसे तो बुक ने मेंशन नहीं किया लेकिन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एपिडाइडमस है, एपिडाइडमस के अंदर जो है वैसा एफरेंशिया आती है, डिफरेंशिया, देन एजैकुलेटरी डक्ट। अब यहां पर आप लोगों से ये पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ एजैकुलेटरी डक्ट क्या होती हैं और उनको क्या बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैसा डिफरेंशिया जो लिखा हुआ है इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको हम डक्टस डिफरेंस बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इसको हम स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। इसका अनदर नेम क्या है जी, स्पर्म डक्ट। और ये कितनी होती हैं, 2 इन नंबर होती है। एक राइट साइड टेस्टिस से आ रही होती है और एक लेफ्ट साइड के टेस्टिस से आ रही होती है। इसके बाद जो है वो कॉन्वोल्यूटेड पार्ट आ जाता है जिसको हम नाम दे रहे होते हैं वैसा डिफरेंशिया, फिर एपिडाइडमस, उसके बाद हमारे पास एजैकुलेटरी डक्ट। जो एजैकुलेटरी डक्ट है ये कितनी होती है, ये भी आपके पास 2 होंगी, याद रखिएगा, राइट और लेफ्ट साइड से। यूरेथ्रा है आपके पास एक, और वैसा एफरेंशिया मैनी होती है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स भी मैनी होती है। एपिडाइडमस भी 2 होती है, एक राइट साइड पे होती है, एक लेफ्ट साइड के टेस्टिस पे मौजूद है। ये तो आपके पास पाथवे है। हमने ये भी पढ़ना है कि इसमें जो हमारे पास ग्लैंड्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड है,
सेमिनल ग्लैंड्स हैं, इनका पोजीशंस कहाँ होगी, क्योंकि इसकी पोजीशन अगर आपको नहीं पता होगी तो आप लोगों का एमसीक्यूज जो है वो रॉन्ग हो सकता है। आप लोगों ने पढ़ना है कि 3 तरह के आप लोगों के पास ग्लैंड्स मौजूद हैं। इन ग्लैंड्स को हम नाम क्या देते हैं, इनको हम नाम देते हैं सेमिनल वेसिकल्स। सो बेसिकली सेमिनल वेसिकल्स जो है ग्लैंड, ये कहां पर मौजूद होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड कहां पे मौजूद होता है और इनकी लोकेशंस क्या है। अब इनकी ग्लैंड्स की जो ना तरतीब आपकी बुक में वैसे नाम में बताई गई है, वैसे नहीं दी गई। तो एक रहता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो एपिडाइडमिस से आगे की तरफ ग्लैंड है ना, यहाँ पर वैसा डिफरेंशिया इसके दरमियान एक ग्लैंड मौजूद होता है, इसको हम नाम देते हैं सेमिनल वेसिकल। ठीक है, और बेसिकली एजेक्टिव ड्रग के पास और यूरेथ्रा से पहले पहले जो है, जो कि यूरेथ्रा के ऊपर से पहले पहले होगा, इसको हम बोल देंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये याद रखिएगा एक ही स्ट्रक्चर होता है, और सेमिनल वेसिकल राइट और लेफ्ट 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, और बेस ऑफ यूरेथ्रा पे जो मौजूद होता है उसको हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। इसकी डिटेल अगर आप लोगों ने पढ़नी है तो आप लोग जो है फैटल की बुक में से पढ़ सकते हैं, क्योंकि पंजाब में इसकी डिटेल नहीं लिखी हुई। तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है इसको कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, और ये भी 2 होती हैं। ये तीनों ग्लैंड्स जो है मेल सिस्टम में है। याद रखिएगा एक इसमें ग्लैंड ऐसा है, वो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो मेल और फीमेल दोनों में होता है, और इसका काम जो होता है कि बेसिकली इसने जो है वो जो है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करनी होती है। किस चीज को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करनी होती है, आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक को, ताकि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड की वजह से जो है वो बेसिकली सेल्स मेंटेन रहे। अच्छा जी, इसके बाद आप लोगों ने पढ़ना स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। अभी जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, इसका अगर आपसे एमसीक्यूज पूछ लिया जाए कि स्पर्मेटोजेनेसिस की साइट क्या है, कहां पर होता है, तो आप ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो है एक्चुअली ये हमारे पास जो टेस्टिस हैं उसमें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं, उनसे इनसाइड जो ल्यूमेन है ये वहां पर होता है। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स बेसिकली वो प्रोसेस है या वो सेल्स हैं जहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या, प्रोसेस किस चीज का नाम है, ये वो प्रोसेस है जिसमें स्पर्म्स की डेवलपमेंट होती है। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है स्पर्मेटोगोनिया हमारे पास सेल्स मौजूद होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया मौजूद होते हैं, जो कि 2n नंबर ऑफ सेल्स वाले हमारे पास है। ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो है ये जो है बेसिकली सबसे पहले माइटोसिस में जाते हैं, और माइटोसिस में जाने के बाद ये मैच्योर होते हैं। सो इनसे एक सेल्स का नाम डेवलप होता है जो कि 2n नंबर वाले होते हैं, और इनमें माइटोसिस होती है सबसे पहले, और इन सेल्स को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का नाम देते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो माइटोसिस करके आता है, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे। अच्छा जी, अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है मियोसिस 1 करता है। मियोसिस 1 करने से क्या होता है, इसमें रिडक्शन होती है। अब ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया और ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपके पास 2 सेल्स बन गए हैं, और इसको हम नाम देते हैं मियोसिस 1 का। और मियोसिस 1 के बाद आप लोगों के पास जो ये सेल्स बनते हैं, इनका नाम क्या होता है, इस एक्चुअली इनको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और इनमें फिर फर्दर डिवीजन होती है लाइक दिस, और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले एक स्पर्म बनता है, फिर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला, और ये भी फिर डिवाइड करते हैं, और इनमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल्स बनते हैं। सो यहां पर एक्चुअली होती है मियोसिस 2। सो मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस, ठीक है, एक सेल 2 में डिवाइड हो रहा है। अब आपके पास यहां पे जो सेल्स बन गए हैं इनको हम स्पर्मेटिड्स का नाम दिया जाता है।
ये प्रोसेस जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस हुई है, यहां से लेकर इन स्पर्म्स तक के फॉर्मेशन को, इस तक को हम एक नाम देते हैं और इसको नाम देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का। याद रखिएगा ये सारा प्रोसेस जो है इसको हम क्या नाम देंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन इस स्पर्मेटिड से जो स्पर्म्स बनते हैं, स्पर्मेटिड टू स्पर्म फॉर्मेशन जो है, इसको क्या नाम देंगे? ये देखें कि ये सारा प्रोसेस जो है ये ल्यूमेन में हुआ है। सो इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे कि इस स्पर्मेटिड से जो स्पर्म्स बनते हैं, लाइक स्पर्म जो है वो इस तरह से होगा, ये स्पर्म बन गया और ये स्पर्म जो है इसके साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। देयर इज नो माइटोकॉन्ड्रिया इन स्पर्म साइटोप्लाज्म। इसके माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी मिड फेस में होगा, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, टेल में भी नहीं होता। सो आप देखिए स्पर्मेटिड्स जो है ये बेसिकली वो सेल्स हैं जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस के थ्रू जुड़े हुए हैं। स्पर्मेटिड टू स्पर्म फॉर्मेशन जो है, स्पर्मेटिड टू स्पर्म्स की जो फॉर्मेशन है, इसको हम स्पर्मियोजेनेसिस का नाम देते हैं। ये टर्म्स याद होनी चाहिए क्योंकि पेपर में आ चुकी हुई है। स्पर्मियोजेनेसिस जिसमें एक्चुअली टेल की डिफरेंशिएशन होती है। सो स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स का बनना, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। जाएगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेल्स बनते हैं, तो आप कहेंगे दो जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। और एक स्पर्मेटोसाइट से, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं? वो दो बनते हैं और इससे दो बनेंगे। एक में याद रखिएगा XX होगा और एक में YY होंगे। ये 50-50% होगा। 4 सेल्स बनेंगे, 2 इसमें से X होंगे, 2 इसमें से Y होंगे। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो है वो आपके पास 4 स्पर्म बनेंगे और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपके पास 4 स्पर्म बनेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे कैसे ये कैसे हो गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है इससे आपके पास टोटल जो है वो 4 स्पर्म्स बनते हैं। अच्छा जी, ये भी समझ आ गई। लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनेंगे? एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है तो एक से जो है वो 2 बनेंगे। बड़ी आसान है। देखिए एक स्पर्मेटोसाइट डिवाइड हुआ है तो उसने 2 स्पर्मेटोसाइट्स बनाए हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और ये दोनों क्या बनाएंगे? स्पर्म्स बनाएंगे। लेकिन अगर एक आपके पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो तो उससे कितने बनेंगे? 2 स्पर्म्स बनेंगे। अगर आपके पास ये हो के 2 स्पर्मेटोसाइट्स हैं, उनसे कितने बनेंगे? तब वो 4 हो जाएगा। ये एक एक के लिए हमने इसको एक्सप्लेन किया। जी बोले वकार। Sir, what do you mean by the X and Y for the X and Y, X sperm है ये, male contain heterochromatic male. What is a heterochromatic? X sperm and Y sperms. So there are 2 types of sperms in the male. One is X and one is Y. They will be produced in equal amount. 50% X sperms and 50% Y sperms. Does this have to do with the gene stuff? The X, because isn't it like X and X and then X and Y? These sperms are due to their genes because Y chromosomes contain SRY genes, and these X chromosomes do not contain SRY genes. Okay, so when so doesn't the male normally give the Y gene though? If the male body contain only Y genes. No, when fertilization occurs, doesn't the male sperm give the Y, not the X? So if the male provide X chromosome, this X chromosome always join the X
type of egg or secondary ovum, and the baby will be the sex of the baby will be female. Whereas if Y chromosome is fused or fertilized with the X chromosome, the sex of the baby will be male. So it basically males have the ability to determine the sex. Female only produce one type of the cell, which is type which is called X type cells or eggs. Okay. देन हमने ये पढ़ना है कि सारे प्रोसेस कैसे होता है. एक्चुअली हमारे पास होता है हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस आपको पता है कि ब्रेन ऑफ द ब्रेन भी है, और हाइपोथैलेमस स्टिमुलेशन लेता है तो रिलीज होती है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये GnRH जो है एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, एंटीरियर लूप पे एक्ट करेगा. एंड दिस एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज टू टाइप ऑफ हार्मोन्स. ये गुनेट्स में हमने नहीं पढ़ा था, मैंने कहा था कि जब इसके साथ हम पढ़ेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे. सो हाइपोथैलेमस जो है बेसिकली एक आपको पता है कि ये वो स्ट्रक्चर है जो बेसिकली ये फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प कर रहा होता है. सो हाइपोथैलेमस जब रिसीव करता है स्टिमुलस को तो वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है. वो हार्मोन एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, और एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो दो तरह के हार्मोन्स को रिलीज करता है. एक को हम बोलते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. मेल में इसको नाम FSH भी कह सकते हैं. और इसके अलावा एक और होता है जिसको हम LH. अब ये तो आप कहते हैं सर ये तो हमारे पास हार्मोन फीमेल में है, और इसको टेक्निकली हम ICSH बोलते हैं. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है. LH हार्मोन फीमेल में भी होता है, मेल में भी होता है, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या होता है ICSH. ये हार्मोन्स ब्लड में इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है और अटैक करते हैं. फॉर एग्जांपल FSH हार्मोन जो है वो बेसिकली हमारे पास टेस्टिस पे एक्ट करेगा और जर्मिनल एपिथेलियम में स्पर्मेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व होगा. ये देखिएगा कि FSH हार्मोन जो है ये टेस्टिस की एक्ट करेगा उसके एपिथेलियम में, और स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है में इन्वॉल्व हो जाएगा. और स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म्स की डेवलपमेंट तो हमारे पास कौन करवाता है, एक्चुअली वो स्पर्म की प्रोडक्शन में ये इन्वॉल्व होगा. इसके साथ FSH जो है एक और सेल्स पे भी एक्ट करता है, उसको हम सेटोलाई सेल्स बोलते हैं. सेटोलाई सेल्स जो है सपोर्ट एंड नरिशमेंट दे रहे होते हैं. तो ये सेल्स यहां से भी FSH यानी कि इन सेल्स पे भी एक्ट करता है. इनको हम सेटोलाई सेल्स का नाम देते हैं. इसको हम नर्व सेल्स भी बोलते हैं, जो कि प्रोटेक्शन करता है, न्यूट्रिशन देता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है. PNS, प्रोटेक्शन, नरिशमेंट एंड सपोर्ट जो है वो स्पर्म्स को कौन प्रोवाइड करेगा, वो सेटोलाई सेल्स करेगा. अच्छा जी, दूसरी चीज हमने पढ़ी कि सेटोलाई सेल्स जो है ना वो एक हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं. इसके साथ सेटोलाई सेल्स एक हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं इनहिबिन हार्मोन. इसका फंक्शन मैं एंड पे बताऊंगा इसका फंक्शन क्या होता है. पहले LH और ISH को पढ़ ले. LH को हम ISH या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं. ये हमारे बॉडी में सेल्स पे एक्ट करता है, टेस्टिस के सेल्स पे. कौन से सेल्स होते हैं जिसका वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए स्पर्म्स तैयार हो रहे हैं और सेटोलाई सेल्स इनहिबिन रिलीज कर रहा है, तो यहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल्स बोलते हैं. आपने ये नई टर्म पढ़ी है LEYDIG, लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स. ये एक ही सेल्स के दो नाम है. यहाँ आप लीडिंग सेल्स याद रख लें, यहाँ आप इंटरस्टिशियल सेल्स याद रख लें. लीडिंग सेल्स इसलिए क्योंकि फेटल में और अदर बुक्स में इसको लीडिंग सेल्स कहा गया है, और इनका दूसरा नाम सिंपल नेम होता है इंटरस्टिशियल सेल. जब LH या ICH जो है इन पे एक्ट करता है तो LH हार्मोन जो है वो क्या रिलीज करेगा, वो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा.
टेस्टोस्टेरोन मेल डोमिनेटिंग सेक्स हार्मोन है और इसकी नेचर जो है ये स्टेरॉइडल हार्मोन होता है। ये टेस्टोस्टेरोन क्या कंट्रोल करेगा? ये टेस्टोस्टेरोन एक्चुअली ग्रोथ करवाएगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की। पहला तो याद रखिएगा कि ये क्या करवाएगा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को इंक्रीज करेगा। फिर ये मसल्स की ग्रोथ करवाएगा, लेरिंग्स पे एक्ट करेगा और वॉइस बॉक्स पे एक्ट करेगा ताकि वॉइस बॉक्स जो है हार्ड हो जाए। अब देखें, ये मैंने आपको बताया कि ये एक्चुअली सेल्स इनहिबिट साइटोलाइज सेल्स कर रहे हैं। यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन बन रही है, कहां पे बन रही है? वो एक्चुअली हमारे टेस्टिस के सेल्स में ही बन रही है। अब यहाँ पर इन दोनों का कंबाइन होगा। अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज कर जाए तो इसको नेगेटिवली इनहिबिट किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव इनहिबिशन क्या होती है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, यानी कि ये इसको जाके स्टॉप करवा देता है फर्दर। तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इन्वॉल्व होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एलिवेटेड लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो है वो किसको इनहिबिट करेगा? वो GnRH को करेगा। जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करेगा तो एंटीरियर लोबोपिट्यूटरी ग्लैंड LH या ICH हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे और जिसकी वजह से लीडिंग सेल्स पे इसकी इफेक्ट भी होगा। टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी आहिस्ता आहिस्ता लो होता जाएगा। एक तो ये मेथड है। दूसरा ये मेथड है कि आपके पास एक हार्मोन है इनहिबिन। इनहिबिन हार्मोन जो है ये वो हार्मोन है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा हार्मोन जो है वो स्पर्म्स की मैच्योरेशन करवाता है, तो स्पर्म्स की मैच्योरेशन में इनहिबिन इन्वॉल्व होता है। और इनहिबिन कौन से सेल रिलीज करते हैं? सर्टोलाइज सेल्स होते हैं। अगर इनहिबिन का लेवल इंक्रीज कर जाए तो ये किस पे एक्ट करेगा? ये भी हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इस पे एक्ट करेगा और इसको स्टॉप करवाएगा कि अब रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, अब हमें इनहिबिन नहीं चाहिए या अब हमें स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टॉप करना है। क्योंकि जब एक कांस्टेंट अमाउंट आ जाती है स्पर्म्स की तो उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस जरा स्लो हो जाती है। ठीक है जी। इसके अलावा ये भी आपने याद रखना है कि इसको स्टिमुलेशन कौन करता है स्पर्म्स की कि टेस्टोस्टेरोन की कि वो इंक्रीज करे, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन से ही सारा काम होता है। तो FSH जो है ना, FSH वो इन पे भी एक्ट कर सकता है स्मॉल अमाउंट में, इन सेल्स पे भी स्टिमुलस करवाता है। जाहिर बात है अगर ये स्पर्मेटोजेनेसिस करवा रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का होना लाजमी है। तो ये बेटे आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को दूसरी पॉइंट्स ये पता होना चाहिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डक्ट क्या काम करती है और कौन सा प्रोसेस कहां पर होता है। ये तो इसका हो गया ना कि न्यूरल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन हमने पढ़ी कि किस तरह से होगी गुनेड्स की। अब इसमें एक और पॉइंट कि इसके एमसीक्यूज कैसे आएंगे आपको ये समझना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप इसके एमसीक्यूज को नहीं फाइंड आउट करेंगे आप नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, आप समझिएगा ये पॉइंट्स जो है ना आपके एमसीक्यूज है। अगर सिर्फ आप ये पॉइंट्स मेमोराइज कर लेना तो आपके बहुत से एमसीक्यूज जो होते हैं वो इससे रिलेटेड वो सॉल्व हो जाएंगे, उसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास पॉइंट्स लिखे होंगे। अगर फॉर एग्जांपल वो पूछ ले साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कौन सा है, स्टेटमेंट हो कि साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स कहां बनते हैं, सो उसका आंसर आप लोगों ने लगाना है सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स की ल्यूमेन में। पहला तो ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर अगर आपसे पूछ ले फाइनल शेप ऑफ स्पर्म कहां पर बनती है, फाइनल शेप किसकी, यानी कि आप इसको कह सकते हैं स्पर्मेटिड टू स्पर्म्स की फॉर्मेशन यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस। सो ये भी आपके पास आंसर इसका होगा सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स।
ठीक है। फिर अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मैच्योरेशन कहां पे होती है, स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स के लिए एंड फंक्शनल एक्टिविटी कहां पर होती है ऑफ स्पर्म्स की। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एपिडाइडाइमिस जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एक्टिवेट होता है ना, स्पर्म मैच्योर होता है, यहां पर होता है। वो कौन सी डक है जो बेसिकली कैरी करती है स्पर्म्स को टब्यूल से एपिडाइडाइमिस की तरफ। सो आपने याद रखना है कि इस डक का नाम क्या है, वो कौन सी डक्ट है जो कि स्पर्म को शिफ्ट करती है फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल टुवर्ड्स एपिडाइडाइमिस, एपिडाइडाइमिस की तरफ कौन सी लेके आती हैं। उस ट्यूब्यूल का नाम बताएं। सो इसका नाम आप लोगों ने याद रखना है, वैजा एफ्रेंशिया बोलते हैं इसको, वैजा एफ्रेंशिया। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आपसे। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि स्टोरेज साइट ऑफ स्पर्म क्या है बॉडी में, कि स्टोरेज कहां होती है, स्टोरेज साइट फॉर स्पर्म। स्पर्म जो है शॉर्ट टाइम के लिए कहां स्टोरेज होते हैं, टेस्टिस में, कहां पर, तो एक्चुअली टेस्टिस में नहीं, ये टेस्टिस से बाहर जो ट्यूब्यूल्स हैं उसमें होंगे, और उसको हम वैसा डिफरेंस बोलते हैं, वैसा वाजा डिफरेंस या डिफरेंशिया भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वेलन पोर्शन ऑफ स्पर्म डक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्वॉलन पोर्शन ऑफ स्पर्म डक्ट का नाम क्या है, तो एम्पुला बोलते हैं इसको। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा हुआ। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि डक्ट्स जो है कौन सी रिस्पॉन्सिबल है जो कैरी करती है स्पर्म टू प्रोस्टेट ग्लैंड, तो वो कौन सी डक्ट्स हैं जो कि स्पर्म को बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि फीमेल में नहीं होता, मेल में होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से पास करवाती हैं। सो वो होंगी आपके पास एजैकुलेटरी डक्ट्स, और एजैकुलेटरी डक्ट्स दो होंगी, ये भी एमसीक्यूज में पूछ सकता है। एमसीक्यूज तो आप इसी तरह से पूछे जाएंगे ना। फिर आपको कर सकता है जो है स्पर्म को मूव कौन सा डक्ट करवाते हैं, स्पर्म मूव आउट ऑफ द बॉडी, स्पर्म को मूव कौन करवाएगा फ्रॉम आउटसाइड बॉडी से, तो वो आपके पास होगा यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा को हम यूरोजेनिटल डक्ट भी बोलते हैं। अच्छा जी, फिर आप लोगों से पूछ लिया जाए स्टार्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस किस एज से होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस ये किस डेट से होती है, जब बेबी प्रोड्यूस, जब बेबी बनता है, या कब ये डेवलप होगा, तो एट प्यूबर्टी, उससे पहले नहीं। ये बड़ा डिफरेंस है फीमेल और मेल में, एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी जब होगी तकरीबन 14 से 17 साल के दरमियान में ये हमारे पास मौजूद होती है। हार्मोन्स का पूछ लिया जाए तो इंटेस्टाइनल सेल्स एंड सेमिनस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं बाय एसीएच। सक्सेसफुल स्पर्म प्रोडक्शन होती है हार्मोन की वजह से, और डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी, यानी कि बॉडी को है वो डेवलप होती है और फंक्शनली परफॉर्म कर रही होती है बहुत से फंक्शंस।
अच्छा बेटा, ये तो आप लोगों के पास था कि आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं और इसके एमसीक्यूज किस लेवल पे आ सकते हैं, मैंने विद स्टेटमेंट्स करवा दिया आपको। अब ये भूलनी नहीं है क्योंकि इसके एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज जो है वो कहां पर होगी और किस तरह से इसकी शिफ्टिंग होगी। ठीक है जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाए हैं। ये वो मैंने एमसीक्यूज करवाए हैं आपको जो पास पेपर में जितने भी आप लोगों के एंट्री टेस्ट के होते हैं ना पेपर्स, चाहे वो नम्स के हों, चाहे वो पीएमसी के हों, चाहे वो आपके पास यूएचएस के पास पेपर्स के हैं, या आप लोगों के पास जो है आगा खान के हैं, तो इसमें सब में ये जो स्टेटमेंट्स और इसकी एग्जैक्ट जो पॉइंट्स है उनको मैंने डिस्कस किया। जी बेटे बोले। जी बेटे बिस्मिल्लाह। सर प्लीज थर्ड और फोर्थ पॉइंट रिपीट करते हैं, थर्ड और फोर्थ। ये वाला थर्ड एंड फोर्थ 1 2 3 4, यस सर। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एक्टिविटी यानी कि मैच्योरेशन, बिल्कुल मैच्योर हो जाएगा तो वो एपिडाइडमस में फाइनल करता है। डक्ट्स जो है वो कौन सी डक्ट्स हैं जो स्पर्म को एपिडाइडमस तक लेकर जाती हैं, यानी कि फेमिनिस्ट व्यू से एपिडाइडमस। तो 7 अप अगर आप पढ़े ना, 7 अप उस जो लिंक है उसमें वैसा एफरेंशिया होता है। एपिडाइडमस से आगे की तरफ कौन लेके जाएंगी, वैसा एफरेंशिया है, और वैसा एफरेंशिया से आगे की तरफ एजेक्यूलेटरी डक्ट है, उससे आगे की तरफ यूरेथ्रा है। ठीक है, नेक्स्ट जी बेटे बोले, बेटे जल्दी करें ताकि हमने फीमेल सर स्पर्म में आपने क्या बताया था, क्या क्या नहीं होता है सर? स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो स्पर्म्स का स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनने का प्रोसेस है, और स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है कि इसमें टेल एडिशन होती है, इसको हम डिफरेंशिएशन का नाम देते हैं। यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगी, और डिफरेंशिएशन हमेशा एपिडाइडमस में, क्योंकि यहाँ पर मैच्योर हो जाता है स्पर्म, यहाँ पर होती है। एक्सक्यूज मी सर, ये समझ आ गया सर, स्पर्म में अपने का क्या नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया उसकी साइटोप्लाज्म में नहीं होता। सही है सर, थैंक यू। जी बोले बेटे। सर स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म में क्या फर्क है? स्पर्मेटोजोआ में कोई फर्क नहीं है। स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं इसको और स्पर्म भी बोलते हैं। स्पर्मेटोजोन एक है, स्पर्म एक है, ठीक है। कई जगहों पर इसको स्पर्मेटोजोआ लिखा होता है। जी नेक्स्ट नूरुल हुदा। जी बेटे। सर एपिडाइडमिस एज अ स्टोरेज ऑर्गन फंक्शन करता है? हाँ जी सर, तो उसमें टेम्परेरी स्टोर होता है, मतलब अभी आपने यहाँ पे लिखा जी स्टोरेज साइट टेम्परेरी होगी यहाँ पर, क्योंकि उसने इजैकुलेट होना है तो यहाँ पे थोड़ी सी वेट करते हैं ना इस स्टिमुलेशन का। जी बेटे अलीना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मैंने ये पूछना था कि आपने ना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में ना आपने बताया कि इसके रिजल्ट में 4 स्पर्म्स बनते हैं, हाँ तो एक्सप्लेन कर दें। देखिए लास्ट माइक आपको ऑन रखना है। एक स्पर्मेटोसाइट से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने ना, स्पर्मेटोसाइट से या स्पर्मेटोगोनिया से एक स्पर्मेटोसाइट बना। ये जब एक इसमें डिवीजन होती है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, इससे कितने सेल बने हैं? 2, और इन दोनों से कितने बने हैं? 1 2 3 4 जी। ठीक है, तो हम कहते हैं एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनेंगे? 2। और अगर 2 स्पर्मेटोसाइट्स होंगे? 4। यही बताया मैंने। ओके सर, थैंक यू। जी बेटे बोले। सर ये जो आपने पुबर्टी की जो एज लिखाई है, सर ये बिल्कुल कंफर्म है? बेटे मैं आपको क्या कह सकता हूँ, कई लोग जल्दी भी हो जाते हैं। नहीं सर, क्योंकि जी सर, क्योंकि सर एक खुलासा बनना सर 15 से 16 है सर।
हाँ जी वहां पे भी है, लेकिन हमारे जो है ना ज्यादातर इसको वो भी ठीक है और ये भी ठीक है, बस जवान हो गया बच्चा, बस ठीक है। अब ये मुक्ति जी नहीं सर ठीक करती, वो वेरी करती जी है। सर आजकल की जो जनरेशन है ना उसमें एक तो बहुत ज्यादा मोबाइल का यूज है, एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, जंक फूड बहुत ज्यादा है। ये दोनों चीजें जो है मेल और फीमेल में सेक्सुअल मेच्योरिटी बहुत ज्यादा आ रही है, अर्ली एजेस में आ रही है, पहले इतनी ज्यादा नहीं आती थी। ठीक है ना, आपको 12-13 साल का बच्चा जो है वो अब्बू बन जाता है। अच्छा बेटे, नेक्स्ट आपके पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसके दो सिस्टम को हमने पढ़ना है, कोशिश करेंगे इसको वाइंड अप करें आज। ये है बेटे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो एज टू द मेल वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ये आप लोगों ने नहीं भूलना कि फीमेल का सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स है, मेल का सिस्टम जो है वो सिंपल है। इसकी रीजन क्या है? क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो पार्ट हैं, एक आप लोगों ने इसमें पढ़नी है स्ट्रक्चर्स, इसकी एनाटॉमी, और एक प्लस इसकी फिजियोलॉजी के एनाटॉमी, इसका स्ट्रक्चर्स क्या है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है, और एक इसमें साइकिल पढ़ना है आपने, साइक्लिक एक्टिविटी पढ़नी है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसलिए कॉम्प्लेक्स है कि एक तो ये जो है स्पर्मेटोजेनेसिस मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ, और दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जो है अगर प्रेगनेंसी हो, उस प्रेगनेंसी में नोरिशमेंट प्रोवाइड करनी होती है किसको, बेसिकली जो डेवलप हुआ है स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर। तो इसके स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ेंगे, फिर इसके हम फंक्शंस की तरफ जाएंगे। तो इसके कंपोनेंट्स को हम कैसे पढ़ेंगे, क्या 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 चीजें हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो बेसिकली इसमें पेयर्ड ओवरीज या गोनेड्स हैं। सो नंबर 1 पे हमारे पास है पेयर्ड ओवरीज या गोनेड। गोनेड्स जो है इसमें पेयर स्ट्रक्चर होता है। पेयर स्ट्रक्चर जो है उसमें हमारे पास, इसको हम ओवरीज का नाम देते हैं, और ओवरीज जो है ये राइट और लेफ्ट होती है, राइट साइड ओवरी होती है और लेफ्ट साइड ओवरी होती है, और ये ओवरीज जो है एब्डोमेन में लोकेटेड होती हैं, और ये ओवरीज जो है ये एक्चुअली एब्डोमेन में पेल्विक रीजन पे होती हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर आता है जिसको हम नाम देते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। ट्यूब होती है या ओवी डक्ट भी बोलते हैं। ये जो ओविडक्ट है इसके डिफरेंट नेम्स हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब के अलावा इसको हम यूटेराइन ट्यूब का नाम भी देते हैं। यूट्राइन ट्यूब, यूट्रस नहीं, यूटेराइन ट्यूब बोलते हैं इसको। मेन डक्ट भी इसको बोलते हैं। फिर आपके पास नंबर 3 पे एक आता है जिसको हम नाम देते हैं यूटेरस। यूट्रस जो है दैट इज दी, आप कह लें कि डेवलपमेंट रीजन होता है, इसको हम डेवलपमेंट रीजन भी बोलते हैं, और ये पेयर शेप स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है जी? पेयर्ड शेप होते हैं, इन्वर्टेड पेयर शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये एक आप लोगों के पास आ गया। अब इसमें 4th स्ट्रक्चर होता है जिसको एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोलते हैं। नंबर 4 पे इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये जो स्ट्रक्चर है ये फीमेल को फीमेल बनाता है। इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है?
इसमें यूरेथ्रा और वेजाइना है, ठीक है। पहला इसमें चीज है, इसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं और ये शॉर्ट होता है फीमेल में, मेल में यूरेथ्रा लॉन्ग होता है क्योंकि उसमें यूरिनरी डक्ट होती है। और दूसरी चीज इसमें होती है वेजाइना, और इसको हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, ठीक है बेटे। इसको एक्सटर्नल जेनिटेलिया कंसीडर किया जाता है। ये हमारे पास दोनों एक ट्यूबुलर इसके स्ट्रक्चर्स हैं और गोनेड्स जो है वो ओवरीज हैं जो कि राइट और लेफ्ट साइड पर मौजूद हैं। अब इनके स्ट्रक्चर्स के साथ साथ हमने इसमें ये पढ़ना है कि इसकी लोकेशन क्या होगी, इसके फंक्शंस क्या होंगे। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए, इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब इस स्ट्रक्चर्स को हम ड्रॉ करते हैं क्योंकि आप लोगों को ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है क्योंकि डायग्रामेटिक बेस होता है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम ओवरी को डिफाइन करें या इस स्ट्रक्चर को डिफाइन करें तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आएगा कि ये पेयर्ड इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है आपके पास। पेयर्ड नहीं, पेयर पेयर कहते हैं वो जो नाशपत्ती होती है, ये स्ट्रक्चर है और यहां पर ये स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। और इस साइड पे इस तरह से है। अब दोनों साइड्स पे इसके इस तरह होगा, मैंने एक साइड आपको बनाकर दिखानी है। अब इसमें अगर आप ये देखें तो हमारे पास इसकी ये लाइनिंग है इंटरनल और यहां पर ये लाइनिंग है इंटरनल। तो अगर हम ड्रॉ करें फर्दर तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक का सिस्टम मैं दिखा रहा हूं कि ये इस तरह से पेयर शेप इन्वर्टेड होती है। और यहां पर हमारे पास बेसिकली ओवरी लोकेटेड होती है, दोनों साइड्स पे ओवरीज हैं, एक साइड की ओवरीज आ रहा हूं और ये अटैच होती है विद द वॉल्स ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ओवरीज है। अब आप लोगों ने वन बाय वन इसमें से एमसीक्यू समझने, अगर आप लोगों को ये एमसीक्यू आ जाए। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि आइडेंटिफाई दिस, तो आप कहेंगे कि ओवरी, ओवरीज या ओवरी, ठीक है जी। और इसमें सेल्स मौजूद होते हैं जो बेसिकली इस तरह से मौजूद होंगे, फॉलिकल सेल्स हैं, फिर कुछ मैच्योर होते हैं, फिर कुछ मैच्योर होते हैं लाइक दिस, और फाइनली वो यहां से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। और ये आपके पास एग है असल में। अब यहां पर ये बेसिकली ओवरीज जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती। ये जो ट्यूब है इस ट्यूब को हम नाम देते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, इसके साइज होते हैं, हमने साइज नहीं पढ़ने, इसको ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब या मेन डक्ट भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिकली इसका जो पॉइंट है, इसका जो स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली इसको हम नाम देते हैं कि ये प्रॉक्सिमल पार्ट होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। ये जो पार्ट है ना यहां से यहां तक का, इसको हम प्रॉक्सिमल पार्ट बोलते हैं, 1/3 पार्ट है। फिर ये जो आपके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं लाइक दिस, इन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं फिब्राई या फिब्रे भी बोलते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बेसिकली
अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाते हैं, किसको, ओवा को, ओवरियन को। ठीक है जी। अब यहां से ऊपर की तरफ जाएं तो आपके पास ये स्ट्रक्चर यहाँ पर ओपन होता है और ये आपके पास है ओसाइट, या इसको हम मैच्योर एग भी बोलते हैं, मैच्योर एग या सेकेंडरी ओसाइट भी बोलते हैं, इसको मैच्योर एग या सेकेंडरी ओसाइट भी बोलते हैं। ठीक है जी। इसके बाद ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आ रहा है, इसको हम, इस पूरे स्ट्रक्चर को नाम देते हैं यूटिरस, और कभी भी इसको बर्थ कैनाल नहीं बोलते। बास टीचर्स भी बोल देते हैं, स्टूडेंट्स भी यूट्रस बोल रहे होते हैं, एक्चुअली इट इज यूट्रस। इसको हम वॉर्म बोल सकते हैं, WOMB वॉर्म, और इसको हम उर्दू में बच्चादानी भी बोलते हैं। ठीक है, हमने ये देखना है कि इसके स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे। ये 3 लेयर्स पे डिपेंड कर रहा होता है। 3 लेयर्स के नाम क्या है? पहली लेयर है जिसको हम आउटर मोस्ट लेयर बोलते हैं, एपी, फिर मायो, देन एंडो। ठीक है, इनकी एपी, मायो और एंडो, इसके नाम को शो कैसे करते हैं? ये होती है, सॉरी एपी नहीं, पेरीमेट्रियम, इंडोमायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। सो मेट्रियम इज द लेयर। ये 3 लेयर स्ट्रक्चर होते हैं। इसकी जो आउटर मोस्ट होती है ना, ये वाली जो लेयर है, इसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, और इस पेरीमेट्रियम के साथ लिगामेंट्स अटैच होते हैं ओवरी के। सो पेरीमेट्रियम कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर है जो कि स्ट्रक्चर्स को अटैच करने में मदद कर रही होती है। ये आपके पास मायोमेट्रियम है। मायोमेट्रियम जो है वो मिडल होगी, लाइक इसको हम इस तरह से शो कर देते हैं। ये आपके पास मायोमेट्रियम का स्ट्रक्चर है और ये मस्कुलर होती है, इसलिए हम इसको मायोमेट्रियम बोलते हैं, दैट इज मायोमेट्रियम। ठीक है जी। इसके इनसाइड की जो लेयर है ये रेड कलर की होगी, इसको हम इनसाइड को हम नाम देंगे क्या जी? एंडोमेट्रियम। इनर मोस्ट जो लेयर है इसको हम नाम देते हैं एंडोमेट्रियम, जो इंटरनली इसका स्ट्रक्चर इनसाइड क्लियर होती है। ये मैंने थोड़ी स्मूथ बना दी है, वैसे तो ये काफी हार्ड या लार्ज होती है। ये जो स्ट्रक्चर आपके पास आया है इसको एंडोमेट्रियम का नाम देते हैं। तो पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट, मिडल वन इज मायोमेट्रियम, इनर मोस्ट इज एंडोमेट्रियम। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर कौन सी है, तो पेरीमेट्रियम है। मायोमेट्रियम डेवलप होती है लेबर पेन, इसमें स्मूथ मसल्स होते हैं ना, स्मूथ मसल्स, इसकी वजह से मायोमेट्रियम कंट्रैक्ट और एक्चुअली रिलैक्स कर रही है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। और एंडोमेट्रियम एक्चुअली इनसाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है। इस एंडोमेट्रियम का काम क्या है? ये प्लेजेंटा डेवलपमेंट और में काम आती है। ये याद रखिएगा, अगर आपसे इसका काम पूछ लिया जाए आप कहेंगे कि प्लेजेंटा फॉर्मेशन में काम आएगी। ठीक है, साइट फॉर अटैचमेंट है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इम्प्लांटेशन जो है एम्ब्रियो की वो कहां होगी, सो बेसिकली यहां पर होगी। फर्टिलाइजेशन कहां होगी? वो इस पार्ट में होगी। कैसे होगी? अब दोनों का फर्क देखें, ये है साइट ऑफ इम्प्लांटेशन और ये है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब मैंने यहीं पर इसको स्टॉप करवा दिया था, मैंने कहा था कि मैं इसको बाद में बताऊंगा। फॉर एग्जांपल ये स्पर्म है, और स्पर्म जो है वो फर्स्ट 1/3 पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब पे मिलता है। जब ये मिल जाएगा तो आपके पास स्ट्रक्चर जो है वो ये बन जाएगा। ये आपके पास फर्टिलाइज्ड ओवम आ गया। ये फर्टिलाइज्ड ओवम जो है ग्रो करता है, ग्रो करता हुआ यहाँ पर आता है, और इसकी अब क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुई है तो इसकी शेप जो है कुछ इस तरह से हुई सेल्स की। ठीक है, और ये एक्चुअली अटैच हो जाता है किसके साथ? इस
स्ट्रक्चर के साथ, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम एंडोमेट्रियम देते हैं। तो एंडोमेट्रियम बेसिकली वो साइट है जहां पर स्कैंड्रियोसाइट जो मैच्योर बना है उसने आकर अटैच होना है। तो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन पूछ ली जाए तो वो एंडोमेट्रियम है, और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पूछ ली जाए तो वो आपके पास फैलोपियन ट्यूब्स में फर्टिलाइजेशन प्रॉक्सिमल पार्ट में होती है। ठीक है, फिर अब प्लेसेंटा फॉर्मेशन की साइट ऑफ इम्प्लांटेशन होगी। यही लेयर जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल की बॉडी से रिमूव होती है, और मेंसेस का ब्लड जो है वो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड होता है वो एक्चुअली वो स्लगिश टाइप का होता है। अच्छा जी, अब ये जो आपके पास इसमें ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी होती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो यहाँ पर एक पोर है, इस पोर को हम सर्विक्स का नाम देते हैं। सर्विक्स दैट इज द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस। अगर आपसे पूछ लेगा माउथ और ओपनिंग ऑफ द यूट्रस इज बेसिकली दैट इज कॉल्ड सर्विक्स। नॉर्मली जब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा होता है या फीमेल में प्रेगनेंसी नहीं है तो ये जो है इसमें थोड़ा सा म्यूकस प्लग होता है, यूज म्यूकस होती है, म्यूकस प्लग बोलते हैं, ताकि कोई जर्म्स या वायरस कोई बैक्टीरिया इसकी बॉडी में इंटर ना हो। ये जो आपको नजर आ रहा है स्ट्रक्चर, इसको हम नाम देते हैं, जो वेलवेटी है दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बर्थ कैनाल और विजाइना। बर्थ कैनाल और विजाइना जो है वो बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जो कि रिसीव करता है सीमेन को, रिसीव करता है या रिमूव कर रहा होता है, या पाथवे है या किनाल है मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब ब्लड रिलीज होना होता है इसमें, और बेसिकली इससे ही बेबी पास भी होता है, इसको हम बोलते हैं बर्थ कैनाल। सो बेटे ये अगर आपसे पूछे जाए कि ऑर्जेनेसिस कहां पर होती है तो ऑर्जेनेसिस का प्रोसेस जो है वो ओवरी में होगा। ऑर्जेनेसिस डायरेक्टली इसके साथ अटैच करती, वो फिम्ब्राई के थ्रू अटैच होती हैं। तो एग जो है वो लार्जर देन होता है स्पर्म ड्यू टू लार्ज साइटोप्लाज्म। अब यहां पर देखें कि एग का साइज लार्ज है, लार्ज एग होता है, लार्ज होता है क्यों, इसमें साइटोप्लाज्म बड़ा होता है। ठीक है जी। सो ये आपके पास अभी एनाटॉमी पड़ी है, इस एनाटॉमी में आपके पास डिफरेंट जो है वो आगे है कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी और कैसे बनेंगी। जी बेटा यहाँ पे कोई पॉइंट? जी Do we need to know about blastocyte and morula and the whole development of the egg? No. Okay, so we don't have to learn about that because I'm pretty sure that endometrium. You have to just learn about their basic anatomy, their parts, their functions with respect to their anatomy or physiology. Blastula, embryula, or gastrulation, basically these are the part of human embryology. और हम एम्ब्रियोनिक बायोलॉजी को यहाँ पर स्टडी नहीं करते, एक्चुअली वी डिस्कस दिस इन डेवलपमेंट बायोलॉजी, और डेवलपमेंट बायोलॉजी हमारे पीएमसी की सिलेबस में नहीं है। Okay. जी फात। So what is the name of structure you've drawn in birth canal? You? ये birth canal में जो structure बनाया था इसका क्या नाम है? बर्थ कैनाल में क्या बनाया था मैंने? तो ये स्ट्रक्चर्स जो बनाए हैं आप, ये बेबी जी मतलब ये इसके ना आप भी कह रहे हैं कि इसकी इनसाइड अगर इसको विजुअलाइज किया जाए ना तो ये वेवी होती है, वेलवेटी होती है, टिश्यूज है, स्मूथ मसल्स है इसमें। ओके जी। अच्छा बेटे नेक्स्ट इसमें हमने पढ़ना है कि इसमें ओवरी में क्या क्या चीजें होंगी और इसकी ओवरी की डेवलपमेंट कैसे होती है। ये याद रखिएगा, ह्यूमन फीमेल में जो ओवरीज होती हैं ये पेयर स्ट्रक्चर है,
और ये गुनेड्स हैं। गुनेड्स जो है वो क्या काम कर सकते हैं, इसको हमने पढ़ना है। ये ओवरी का हमने क्रॉस सेक्शन एरिया इसको किया, तो इस ओवरी में हमारे पास बहुत से सेल्स होते हैं, लाइक दीज सेल्स, इस तरह के इनिशियली कुछ सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, पहले ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ लें, क्योंकि कल फिर हम इसके मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरफ चलेंगे, क्योंकि अभी तो ये कंप्लीट नहीं हो सकता। इनको हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल सेल्स बोलते हैं। प्राइमोर्डियम फॉलिकल सेल्स, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं। इन प्राइमोर्डियल फॉलिकल सेल्स से आगे की तरफ स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम प्राइमरी फॉलिकल सेल्स भी नाम देते हैं या फॉलिकल सेल्स भी बोलते हैं। सो ये हमारे पास है प्राइमरी फॉलिकल सेल्स। प्राइमरी फॉलिकल सेल्स जो है इस तरह के होंगे इस स्ट्रक्चर में। इस प्राइमरी फॉलिकल सेल से ग्रेफेन फॉलिकल बनता है, लाइक दिस। ये मैच्योर फॉलिकल है, और इसके अंदर जो है हमारे पास ये मौजूद है। इस ब्लैक डॉट को हम नाम देते हैं क्या, सेकेंडरी ओसाइट। तो ये हमारे पास है फॉलिकल्स, जिसको हम प्राइमरी फॉलिकल्स बोलेंगे, और ये हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल्स या ग्रेफेन फॉलिकल बोलते हैं या मैच्योर बोलते हैं, ग्रेफेन फॉलिकल्स। इनके साइज का डिफरेंस होता है। फिर ये आगे की तरफ मूव करते हैं, और यहां से ये रप्चर होते हैं इसके साथ, यानी कि यहां से ये अटैच होंगे इस तरह से, ठीक है, और फिर अटैच होंगे तो ओव्यूलेशन का प्रोसेस होगा। ओव्यूलेशन से आपके पास जो है ये एक एग बनेगा। इस एग में याद रखिएगा आपके पास ये सेकेंडरी ओसाइट है, इस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। इसकी कुछ लेयर्स के नेम अगर आप याद करना चाहते हैं, इस अप टू यू कि इसकी लेयर्स के नेम क्या क्या होंगे। वो अब जूना पैलेसोडा है और जूना दो इसमें होते हैं। एक को हम मेरे ख्याल से नाम देते हैं जूना पैलेसोडा, और एक मुझे अब नाम भूल गया है, अगर किसी को याद है तो मुझे याद करवा दें। जूना पैलेसोडा होता है, एक पता नहीं, हाँ जी 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 जी, रेडिएटर तो नहीं है कहीं? यस सर, कोरोना रेडिएटर। अच्छा जी, अच्छा आप ये बता दें कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि जूना पैलेसोडा और जूना रेडिएटा में डिफरेंस क्या है, बताएंगे? रेडिएटा जो है वो एक्चुअली बाहर वाली साइड पे है, ये लेयर्स हैं, और ये पैलेसोडा है इन साइड पे होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। इसको हम सेकेंडरी ओसाइट्स का नाम भी देते हैं। ये एक्चुअली हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट्स हैं, और ये जो ऑर्गेनेसिस का प्रोसेस है ये है। अब ये तो हो गया, अब ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास इस तरह से येलोइश स्ट्रक्चर बनेगा, और इस स्ट्रक्चर को हम कार्पस ल्यूटियम बोलेंगे, जो कि विद इन दी ओवरी ही सस्टेन कर रहा होता है, सेकेंडरी ओसाइट। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए इसकी कुछ टर्म्स कि इसमें ये कौन सी टर्म्स हैं, तो आप लोगों को वो भी पता होना चाहिए। जी मुखारफ से बेटे जल्दी कर ले, 2 मिनट रह गए। Sir, what is the GF? That's germinating follicle? Primary follicles. PF mean primary follicles. GF mean Greffin follicles. Okay. And mature follicles. Okay. बेटे कल हमने इसका रिप्रोडक्टिव साइकिल कंप्लीट कर लेना है, और ये कल यूनिट खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटे? जी फाहद बेटे जल्दी से करें, 2 मिनट रह गए। सर यही कहना था, ये स्क्रीनशॉट लेना सर जरा। हाँ जी, अच्छा अच्छा, जूम आउट कर। बेटे इंशाल्लाह कल परसों मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।